उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 10 अगस्त 2000 में संसद की मंजूरी मिलने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन ने 28 अगस्त 2000 को इस पर स्वीकृति की अपनी मुहर लगा दी थी, जिसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आ गया। आज इस राज्य को 24 साल पूरे हो गए हैं और यह रजत जयंती वर्ष 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर आज हम बात करते हैं उत्तराखंड मूल के उद्यमी एवं प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर विनोद बच्छेती जी से, जो कि दिल्ली प्रदेश भाजपा के मंत्री भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इन 24 साल में उत्तराखंड में क्या बदलाव देखा गया है। नमस्कार। सबसे पहले तो नारद संचार चैनल को आज 9 नवंबर है, आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। तो सभी उत्तराखंड वासियों को जो उत्तराखंड में हैं, दिल्ली में हैं, देश में हैं, उन सबको और प्लस देशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि 24 साल में उत्तराखंड कहाँ खड़ा है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में देखिए बहुत सारी चीज़ों में आज उत्तराखंड के पूरे देश में एक नई पहचान उत्तराखंड ने बनाई है ना। और चीज़ें डेवलप हुई हैं कहीं, मतलब बहुत सारे आज वहाँ पे जिस तरह से हॉस्पिटल्स है, हाईवेज वहाँ पे बन रहे हैं, ट्रेनों का बन रहा है, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के युवाओं ने, वहाँ के उद्यमियों ने और आज पूरे देश और दुनिया में अपना डंका बजा रखा है। इसमें तो कोई दो टूक नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्य होने के कारण भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो जितनी डेवलपमेंट की उम्मीद राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने जिस सपने को लेके लिया था कि भाई ये चीज़ें हो जाएंगी चाहिए, उसमें समय लग रहा है। लेकिन सरकारों के माध्यम से बहुत, जैसे केंद्र सरकार के माध्यम से, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के माध्यम से जो ऑल वेदर रोड है पूरे उत्तराखंड में, जहां पहले हम लोग एक पगडंडी की रोड बोलते थे कि भाई एक गाड़ी आ रही है तो दूसरी गाड़ी को कोने पे कहीं ऐसी जगह पे गाड़ी को साइड लगाना पड़ता था ताकि वो गाड़ी निकल सके। आज देखिए पूरे उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड जो है, 6 लेन की गाड़ियाँ हैं, अब रात दिन वहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है। दूसरा वहाँ पर आप देखिए कि जो ट्रेन है जो ऋषिकेश से लेके आप कर्णप्रयाग तक जो ट्रेन का जो चल रहा है, कभी हमने कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे उस तरह टनल बनेंगे। ट्रेनों का आज देखिए उसमें करीब 90% काम पूरा हो गया और अगले 1-1.5 साल में वो पूरा हो जाएगा। तो उसी तरह देखिए पिथौरागढ़ में भी एक एयरपोर्ट बना, आपने सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। एम्स देखिए आज ऋषिकेश में बन चुका है, हल्द्वानी में ऑलरेडी एम्स की ब्रांचेज है, बहुत सारे सरकार के बहुत सारी चीजें इतने। आपने हाईवे की बात की, रेल मार्ग की बात की, जो बड़े बड़े उत्तराखंड के शहर हैं, देहरादून तक अच्छी कनेक्टिविटी है, ऋषिकेश तक है, आगे बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भी सड़कें बन रही है, रेल पहुंचाने की बात हो रही है। लेकिन हम उत्तराखंड के गांव की अगर बात करें, खासकर जो गांव हैं, गांव में कहा जाता है कि भाई यहाँ स्कूल, अच्छे स्कूल नहीं है, आसपास कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, इसलिए यहाँ कोई टिक नहीं पाता है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती। तो इस बात में आज कितनी सच्चाई है और इसको एक पलायन की बड़ी वजह भी माना जाता है। तो इसमें आप इसको किस रूप में देखते हैं कि ये बात सही है या इसमें कहीं कोई सुधार की जरूरत है? ये देखिए पहले के हिसाब से जो चीज़ें थी उसके हिसाब से देखिए पिछले 24 सालों में सरकारें वहाँ कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है और अभी भी हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं। हर सरकार का मतलब प्रयास होता है कि कैसे जो पहाड़ के क्षेत्र, जो पहाड़ी 9 जिले हैं, उस तरह वहाँ कैसे डेवलपमेंट किया जाए ताकि पलायन कम हो, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, बच्चों के स्कूल के अच्छे माध्यम हो। जो मेन कारण है पलायन के वो एक अच्छी शिक्षा है और स्वास्थ्य की सुविधाओं का 2 मेन कारण होते हैं। रोजगार तो देखिए आज से 200 साल पहले भी लोग उत्तराखंड से बाहर, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, जाते रहे। तो यार दुनिया में रोजगार के लिए पलायन होता है, पूरी दुनिया में होता है ना। लेकिन उसमें भी आज देखिए हॉस्पिटलों का जगह जगह में देख रहे हैं, जिस तरह हॉस्पिटल्स का छोटे छोटे मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर खुल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ पे कारण देखिए ये भी देखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स हैं, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर मैं बात करता हूँ कि पैरामेडिकल जो स्टाफ है, जैसे नर्सेज है, वार्ड बॉय है, ये भी हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर के सपोर्ट में हमें वहाँ देने पड़ेंगे।
देने होता क्या कि डॉक्टर्स वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जब तक उनको सपोर्टिंग स्टाफ नहीं मिलेगा तो वो भी अपनी एक देहरादून में आके अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए किसी मैदानी क्षेत्र में या पहाड़ों में भी। तो फिर वो ढूंढते कि कहीं ना कहीं मुझे तो नैनीताल मिल जाए या मसूरी मिल जाए या कहीं पौड़ी साइड मिल जाए। तो वो शहरी इलाके में आकर्षित होते हैं। हाँ, तो वो है, लेकिन उसमें भी बहुत मैं सोचता हूँ कि 70-80% उसमें चीजें हो रही है। अगले कुछ साल में और होगा, क्योंकि देखिए राज्य पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक स्थिति से वो इतना बड़ा, मतलब मैं कहता हूँ कि एक जिला अगर आप घूमना चाहे तो करीब 3-4 दिन पूरे जिले को बाय रोड बाय कार आप उसको घूम सकते हैं, लंबे जिले। जी। राज्य बनने के बाद राज्य के लिए सख्त भू कानून की मांग बड़ी तेजी से उठी है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी माना है, उन्होंने कहा भी है कि हम अगले बजट सत्र में राज्य का एक सख्त भू कानून लाएंगे। तो इस मांग को आप राज्य के लिए कितना लाभकारी मानते हैं? नहीं, देखिए इसमें बहुत स्वाभाविक है। मुझे याद है हम लोग दिल्ली में कार्यक्रम में थे, तो वहाँ पे अपने बहुत सारे वरिष्ठ समाज सेवी है डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी ने, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मंच से कहा कि भाई ये भू कानून आना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी बड़ी सहजता से उन्होंने उस मंच से कहा कि हाँ जी मैं भी चाहता हूँ कि हो। और अभी कुछ दिन पहले जिस तरह उन्होंने अपने उन्होंने एक स्टेटमेंट से लगा कि वो भी अब चाहते हैं कि भूकंप बने और बनना चाहिए, पहाड़ के लिए तो बहुत जरूरी है। मतलब पहाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए, बिल्कुल, पहाड़ के उत्पादों को बचाने के लिए। बिल्कुल। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि खासकर पौड़ी जिला जो है, क्योंकि पौड़ी जिला मैदानी इलाके से जुड़ा हुआ है, और पौड़ी जिले में मैंने देखा कि गाँव में लोगों ने खेती बाड़ी बिल्कुल बंद कर दी है। सिर्फ घर के आसपास जो छोटे 2-4 सगोड़ी जिनको कहते हैं साग सब्जियों के उगाने के लिए, वो कर रहे हैं, बाकी खेती बिल्कुल बंद हो गई है। तो इस चीज़ को किस रूप में देखा जाए कि मतलब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये हमारा मतलब इसका परिणाम कुछ नेगेटिव मिला है या कुछ और वजह इसकी हो सकती है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि जो बेसिकली मतलब पूरे मैं कहता हूँ कि जैसे अल्मोड़ा जिला हो गया, पौड़ी जिला है, टेरी है, जो हमारे चमोली है, पिथौरागढ़ है, इधर बागेश्वर साइड है। आज की डेट में कुछ जिले हैं जहां अगर आप चले जाएं, इधर रुद्रप्रयाग की तरफ चले जाएं, ऊपर अंदर जाएं, टीरी के कुछ क्षेत्र में जाएं, तो आज वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी खेती बाड़ी हो रही है उनके पूरा। और मुझे याद है जब हम लोग 30-40 साल पहले तो गांव में इतनी खेती होती थी, पूरा प्रॉपर सब्जियों से लेके अनाज से लेके सब गाँव में होता था। और शहरों में केवल हम लोग तेल के लिए या गुड़ के लिए, नमक के लिए, हम चीज़ों के लिए शहर जाते थे, सारी चीज़ें हो गई। तो ये मैं अक्सर जब मुझे गाँव जाने में महीने में एक बार अपने गाँव जरूर जाता हूँ। अच्छा। और मैं पूछता हूँ कि भाई आखिरी सारा कैसे बंजर हो गया। तो लोगों का कहना होता है कि बंदर और सुअरों ने इतना कर रखे, कुछ भी करते हैं, बंदर सुअर उसको कर लेते हैं। तो इस बंदर और सुअर वाली पॉलिसी पे हमें इस पे कुछ न कुछ एक मतलब बहुत जल्दी हमें इसके ऊपर एक सख्त कोई ना कोई नीति लानी चाहिए, कोई नीति बनानी चाहिए। क्योंकि पहाड़ देखिए आज बिल्कुल बंजर हो रहे हैं, है ना। और हम तो वो तो जिस तरह से हम लोग वहाँ आज बहुत सारे लोग मेरे जानकार के हैं जो वहाँ आजकल फल उगा रहे हैं, जिन्होंने सेबों के पेड़ लगा रखे। मेरे जानकारी पता लगे भी उन्होंने 2000 सेब के पेड़ है ना। एक गोपाल उप्रेती हमारे मित्र है, एक ललित मोहन नेगी दिल्ली से रिटायर्ड ACP है, उन्होंने कीवी एक फल होता है उसके उन्होंने करीबन 250-300 पेड़ लगाए हैं। ऐसे बहुत से लोगों ने सेब के पेड़ लगाए हैं, बहुत से लोग आम की वहाँ फसल कर रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ बकरी पालन कर रहे हैं। बकरी पालन देखो क्या होता है कि देखिए जंगल के जंगल है, बकरी को क्या चाहिए, घास चाहिए, आपको उसके प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चाहिए, आपके पास वहाँ उनका मेडिकल की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि इनमें क्या होता है, बकरी में एक बकरी बीमार होती है एक साथ सारी हो जाती है। ये भी तो उनको प्रॉपर थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट हो, थोड़ा हाइजीन हो। तो बकरी पालन भी बहुत बड़ा है, मशरूम का बहुत बड़ा अच्छा काम है उत्तराखंड में। तो लेकिन ऐसे नहीं कि दिल्ली से कोरोना के टाइम पे मैं आपको बताऊं, मेरे साथ 15-20 लोग ऐसे हैं जिनके मैं टच में हूँ जो कोरोना में। अच्छा बचेती साहब, ये जब कोरोना देश में फैला था तो उत्तराखंड के कई प्रवासी वापस गांव गए, उन्होंने अपने मकान बनाए, उन्होंने अपनी जड़ों को फिर से उनकी सुध ली और उस तरफ गए और काफ़ी लोग आकर्षित हुए। लेकिन अब फिर ये देखा जा रहा है कि मकान बनाए उसके बाद लोग फिर जो है शहरों की तरफ मुड़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है जो प्रवासी हैं वो क्या वापस जाने की तरफ उनका रुझान बना है उत्तराखंड बनने के बाद, और पलायन पर किस हद तक थोड़ा नियंत्रण लगा है?
जी जी। देखिए, कोरोना में जहाँ पूरी दुनिया में लोगों ने अपने को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, लोग अपने पुश्तैनी गांव में, जिन गाँव से हम लोग, चाहे हम तो उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में आज भी वहाँ लोग अपने गांव गए, होटल इंडस्ट्री में थे, देश में थे, दुनिया में थे, सब आए वहाँ पे आए, आईटी इंडस्ट्री में थे या किसी और भी थे, उन्होंने वहीं से किया। आज मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में भी आज पहाड़ों में लोग हैं, और जो होटल इंडस्ट्री में उन्होंने जगह जगह अपने रेस्टोरेंट खोले और उसमें पूरा हाइजीन का ध्यान रख करके, है ना, ढाबा टाइप का खोल रखे, वो लोग चल रहे हैं। बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम वाला वहाँ पे कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने बागवानी के लिए फल से लेके फलदार बड़े बड़े फलदार वृक्ष उन्होंने लगाए, और आज पिछले 3-4 साल में पेड़ बड़े हो गए। ऐसे ऐसे सेब की पेड़, मेरे साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज आप सेब का पेड़ लगे 2 साल, 2.5-3 साल में सेब पेड़ मतलब फल देने लग जाता है। तो कोरोना जहाँ पूरे देश और दुनिया के लिए मतलब ऐसे था कि भाई एक भय था, लेकिन पहाड़ जैसे क्षेत्र के लिए लोगों ने जो कभी अपने गांव नहीं गए, वो लोग भी पूछते कि भाई मेरा गांव कहाँ है, मेरी पट्टी कहाँ है, मेरे दादा नानी, मेरे दादा के गांव कहाँ है, वो लोग वहाँ रहे, है ना। मतलब लोग अपनी जड़ों को तलाश रहे हैं। लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, अपने मकान बनाए। उनको लगा अभी भी बन रहे हैं, कई जगह बन रहे हैं। उनको लगता है कि भविष्य में और कोई दूसरी महामारी आएगी तो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने आज जो पैसा दुनिया, मतलब अपने दिल्ली और मुंबई और गुड़गांव और लखनऊ जैसे शहरों में लगाया था, वो अपने गांव में उन्होंने लगाने के लिए प्रॉपर अपने गांव को, उन्होंने अपने गांव की चाहे रंगाई पुताई हो या उसका मेंटेनेंस हो, अपने मकान को उन्होंने किया, है ना, ये चीजें। तो इसके साथ ही हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और अपने दर्शकों को ही बताना चाहेंगे कि 24-25 साल का युवा उत्तराखंड आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ेगा। उद्योग धंधे, नए नए कार्यकलाप भी होंगे, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, और इस उम्मीद के साथ कि उत्तराखंड दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा, आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।